वस्तु की चाल यानी स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हमें समझना है कि चाल क्या है, स्पीड क्या है। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल यानी स्पीड कहा जाता है। कोई भी बॉडी की क्या चाल होगी ये हम कैसे समझेंगे न, एक इकाई समय में यानी एक सेकंड में वस्तु कितनी दूरी तय करती है उसी को वस्तु की चाल कहा जाता है। अगर कोई एक बॉडी एक सेकंड में कम दूरी तय करती है और कोई एक दूसरा बॉडी एक सेकंड में ज्यादा दूरी तय कर सकती है तो हम कह सकते हैं कि दूसरी बॉडी की चाल पहली बॉडी की तुलना में अधिक है। यानी प्रत्येक इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड है। अगला टॉपिक है औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। जब कोई एक बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड द्वारा, यानी कभी उसकी चाल बढ़ जाती है तो कभी उसकी चाल घट जाती है। ऐसी स्थिति से जब कोई एक वस्तु कुछ दूरी तय करती है तो उस वस्तु का हमें औसत चाल लेना होता है, एवरेज स्पीड लेनी होती है। तो आइए देखते हैं कि क्या होती है वस्तु की औसत चाल यानी एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल यानी एवरेज स्पीड कहा जाता है। जब कभी भी किसी बॉडी का हमें औसत चाल निकालना हो तो हमें कुल दूरी के साथ भागा दे देना होगा कुल समय को, यानी औसत चाल इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब तक के डिस्कशन में हमने वस्तु की चाल के बारे में समझ लिया। अब हमें समझना है वस्तु का वेग क्या होता है। जनरली चाल और वेग दोनों एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन चाल और वेग में काफी डिफरेंस है। चाल में क्या होती है न, चाल में दी हुई रहती है कि वस्तु कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। चाल में कभी भी वस्तु की गति की दिशा नहीं दी हुई रहती है। लेकिन वेग में क्या होता है, वेग में कितनी रफ्तार से वस्तु आगे बढ़ रही है ये भी इंफॉर्मेशन रहती है और कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है ये भी इंफॉर्मेशन रहती है। यानी हम कह सकते हैं कि चाल में सिर्फ परिमाण होती है, दिशा नहीं होती, और वेग में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। इसीलिए चाल को अदिश राशि और वेग को सदिश राशि कहा जाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वेलोसिटी की डेफिनेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। अब आइए समझते हैं चाल और वेग का वास्तविक अर्थ क्या है। हम इमेजिन करते हैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जिसमें एक बॉडी मूव कर रही है। अब ये बॉडी आगे की ओर मूव कर रही है, तो जब इस बॉडी का आप स्पीड निकालेंगे स्पीडोमीटर की मदद से, तो आपने इमेजिन किया कि इस बॉडी का स्पीड आपने निकाल लिया 5 मीटर पर सेकंड, यानी गति की जो दर है वह 5 मीटर पर सेकंड निकाल लिया। तो जो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो इस इंफॉर्मेशन में हमको सिर्फ इतना ही जानकारी है कि ये बॉडी जो है ये कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, यानी ये बॉडी एक सेकंड में 5 मीटर दूरी तय कर रही है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन में कहीं ये जिक्र नहीं है कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी इसमें सिर्फ परिमाण दी हुई है, दिशा नहीं दी हुई है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो गति की दर है ये वस्तु की चाल है, यानी वस्तु की चाल 5 मीटर पर सेकंड है। अब हम वेग को समझेंगे। अब हम स्क्रीन पर फोकस करते हैं। चारों डायरेक्शन हमारे स्क्रीन में दी हुई है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब हम इस स्क्रीन पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस इमेजिन करते हैं और उसमें एक बॉडी को मूव कराते हैं। तो ये बॉडी ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रही है। तो जब इस बॉडी का स्पीड आप निकालते हैं और इमेजिन करते हैं कि इस बॉडी का स्पीड आपने निकाल लिया, ये बॉडी किस रफ्तार से मूव कर रही है ये आपने निकाल लिया 5 मीटर पर सेकंड। तो चूंकि इसमें दो इंफॉर्मेशन दी हुई है कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ना ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रही है,
दूसरा इंफॉर्मेशन है कि किस रफ्तार से, किस परिमाण के साथ ये बॉडी मूव कर रही है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये बॉडी मूव कर रही है। तो यहाँ पर दोनों चीज दी हुई है, परिमाण और दिशा दी हुई है। यानी यहाँ पर जो वस्तु में गति की जो दर है वह वेग दी हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि वेग जो है वह 5 मीटर पर सेकेंड पश्चिम की ओर है। यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट। तो इस प्रकार हमने चाल और वेग के वास्तविक अर्थ को समझ लिया। चाल में क्या होता है, चाल में दिशा दी हुई नहीं रहती है, जबकि वेग के साथ हमेशा दिशा दी हुई रहती है। जिस प्रकार हमने औसत चाल को समझा, उसी प्रकार हमें औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी को भी समझना होगा। औसत चाल के केस में हमने देखा कि औसत चाल जो है ये कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को कहते हैं, लेकिन औसत वेग जो है ये कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को कहा जाता है। यानी जहां दूरी वाला शब्द था वह विस्थापन में तब्दील हो गया। यानी औसत वेग में हमें कुल विस्थापन के साथ कुल समय को भागा देना पड़ता है। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वह है त्वरण यानी एक्सीलरेशन। जब आप बुक्स देखेंगे तो त्वरण यानी एक्सीलरेशन का कुछ डेफिनेशन दिया हुआ होगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस डेफिनेशन को याद कर लेते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश लोगों में ये कोशिश नहीं होती है कि एक्चुअली त्वरण यानी एक्सीलरेशन होता क्या है। तो आइए अब हम क्लियर करते हैं कि त्वरण क्या होता है। हम इमेजिन करते हैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पर एक बॉडी मूव कर रही है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं ए। जब ये बॉडी ए पॉइंट पर पहुंचती है तो हम देखते हैं इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वह है 2 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये बॉडी ए पॉइंट पर पहुंच जाती है उसके जस्ट 1 सेकंड के बाद हम देखते हैं कि ये बॉडी बी पॉइंट पर पहुंच जाती है। और जब ये बॉडी बी पॉइंट पर पहुंचती है तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी हम पाते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। जब ये बॉडी बी पॉइंट पर पहुंचती है उसके जस्ट 1 सेकंड के बाद हम देखते हैं ये बॉडी सी पॉइंट पर पहुंचती है। और जब ये बॉडी सी पॉइंट पर पहुंच जाती है तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी हम पाते हैं 6 मीटर पर सेकेंड। और इसके जस्ट 1 सेकंड के बाद हम देखते हैं बॉडी डी पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड होती है। तो हमने देखा कि प्रत्येक 1 सेकंड के बाद वस्तु की जो वेलोसिटी है उसमें 2 मीटर पर सेकेंड की इंक्रीमेंट हो गई, बढ़ोतरी हो गई। यानी प्रत्येक सेकंड में, प्रत्येक इकाई समय में वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होती है उसी को हम त्वरण यानी एक्सीलरेशन कहते हैं। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि बॉडी की एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ एक बात ध्यान देने की बात है कि त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड न होकर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। हमने त्वरण के कंसेप्ट को तो समझ लिया, लेकिन त्वरण की जो डेफिनेशन है उसको भी समझना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि क्या है त्वरण की डेफिनेशन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण जो होती है ये वेग में किस दर से परिवर्तन हो रही है उसी परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण इज इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन और लिया गया समय के अनुपात। यानी त्वरण को हम अगर a से इंडिकेट करते हैं तो a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। यानी वेग में जो परिवर्तन होगा v माइनस यू उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। यानी a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट आउट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि वेग और चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। अगला पॉइंट है यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो धनात्मक और वेग के विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक लिया जाता है। जब किसी बॉडी का एक्सीलरेशन अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो
तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट में हो तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। अगला पॉइंट है, स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु का त्वरण लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जब आप गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आप देखेंगे कि स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु का त्वरण नीचे की ओर होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी, और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जाते वक्त इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।